तमाम इलेक्ट्रोमैथ बंधुओं को नवा प्रसाद सिंह का नमस्कार। किसी भी चिकित्सा पद्धति में घोल का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। चिकित्सा पद्धति कोई भी हो, उसमें घोल आवश्यक रूप से व्यवहार किया जाता है। दो पदार्थों का मिश्रण को घोल कहते हैं, जिसमें घोलक की मात्रा अधिक होती है और घुल्य की मात्रा कम होती है। घोलक मतलब सॉल्वेंट और घुल्य मतलब सॉल्यूट, मात्रा कम होती है। कोशिका एक फ्लूइड में जीवित रहती है, जिसको हम लोग एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड कहते हैं। कोशिका के अंदर में जो फ्लूइड होता है वह भी घोल है, वह इंट्रासेलुलर फ्लूइड है। और दो कोशिकाओं के बीच का जो खाली स्थान है, जिसको मैट्रिक्स कहते हैं, उसमें इंटरसेल फ्लूइड है, वह भी घोल है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी या कोई भी चिकित्सा पद्धति हो, ब्लड भी घोल है और लिम्फ भी घोल है। इससे आप अंदाज कर सकते हैं कि वास्तव में किसी भी चिकित्सा पद्धति के लिए घोल का क्या महत्व है। हम तमाम इलेक्ट्रोवैद्यों से जब पूछूंगा या पूछना चाहूंगा कि घोल क्या है, तो उलट पलट का जवाब देंगे। एक्चुअली दो पदार्थों के मिश्रण को घोल कहते हैं, जिसमें घोलक की मात्रा अधिक होती है और घुल्य की मात्रा कम होती है। घोल तीन तरह का होता है। घोल तीन प्रकार का होता है। संतृप्त घोल, जिसको अंग्रेजी में सैचुरेटेड सॉल्यूशन, असंतृप्त घोल अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, और अति संतृप्त घोल, जिसको सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। जब घुल्य की मात्रा आवश्यकता के अनुसार घुली हुई रहती है तो उसको संतृप्त कहते हैं। और जब किसी घोलक में घुल्य की मात्रा आवश्यकता से कम घुली रहती है तो उसको असंतृप्त घोल कहते हैं या अनसैचुरेटेड कहते हैं। और किसी घोल में जब जरूरत से अधिक सॉल्यूट घुला हुआ रहता है तो उसको सुपर सॉल्यूशन कहते हैं। अब घोल का घोलक के घुलन के आधार पर या घुल्य के आधार पर, सॉल्वेंट के आधार पर घोल दो तरह के होते हैं। तो कहते हैं समान घोल, जिसको होमोजेनियस सॉल्यूशन कहते हैं, और दूसरा होता है विषाम हेट्रोजेनस सॉल्यूशन कहते हैं। जब घोल में बराबर मात्रा घुली रहती है, घोल और घोलक हर 100% घुली रहती है, उसको समांग कहते हैं। जैसे पानी में चीनी और नमक का घोल, ये समांग होता है। जितना भी रहता है वो सबके सब घुला हुआ रहता है, तो उसको समांग कहते हैं। हेट्रोजेनस घोल वो है जिसमें 100% घुला हुआ नहीं रहता है, कम घुला हुआ रहता है, उसको हेट्रोजेनस कहते हैं। जैसे नदी का गंदा पानी, उसमें वायुमंडल का धूलकण, वो हेट्रोजेनस सॉल्यूशन है। किसी भी सॉल्यूशन का जब हीट, ठोस पदार्थ का हीट देने से सोल्युबिलिटी, घुलनशीलता बढ़ जाती है, और गैस का हीट देने से, तापक्रम देने से गैस का सोल्युबिलिटी घट जाती है। किसी भी घोलक में घुलने की जो क्षमता होती है उसको घुलनशीलता कहते हैं। एक खास टेम्परेचर पर हर घोलक में घोल एक उचित मात्रा में घुलती है, उसको घुलनशीलता कहते हैं। अब हेट्रोजेनस घोल भी दो तरह के होते हैं। निलंब, जिसको सस्पेंस सॉल्यूशन कहते हैं, और दूसरा होता है कोलाइडल, जिस घोल में घोलक की त्रिज्या 10-5 सेंटीमीटर होती है, उसको निलंब या सस्पेंस कहते हैं। और जिस घोल में वो हेट्रोजेनस ही घोल है, और जिसका त्रिज्या, जिस सॉल्यूट का घोल त्रिज्या त्रिज्या मतलब
रेडियस 10-5 log to 10-7 log तक जो जिस सेंटीमीटर होता है उसको कोलाइडल कहते हैं। कोलाइडल भी दो तरह का होता है। कोलाइडल सॉल्यूशन एक सब्लिमेशन कहते हैं, उसको पाइस भी कहते हैं, यानी बराबर रूप से जैसे दूध में दूध का घोल, क्रीम, ये जो है इमल्सन है, उसको पाइस भी कहते हैं। और दूसरा जो हो गया और ये जेल के जो ठोस कण होते हैं वो ठोस जो है लिक्विड में घुले हुए रहते हैं। जैसे पनीर पानी में पनीर जो है वो कोलाइडल के जेल की तरह है। जब जेल से कोलाइडल के पहचान है कि कोलाइडल के कण से जब प्रकाश की किरणें पार करती हैं तो प्रकीर्ण होता है, स्कैटरिंग होता है। जैसे जब बारिश होते रहती है तो वायुमंडल में पानी की बूंदें सस्पेंस की तरह लटकते रहती हैं, उससे जब प्रकाश की किरणें होती हैं तो प्रकीर्ण होता है, प्रकाश की रैखिक गमन से विचलन हो जाता है और विचलन के कारण में रंग आ जाता है। रेनबो का बनना बरसात के समय में, रेनबो का बनना जबकि सूरज भी सामने हो तो रेनबो का बनना ये कोलाइडल कण का उदाहरण है। और अगर इसमें कुछ कहने में हमने एक्सटेम्पो बात किया, अगर कुछ कमी रह गई होगी तो कमेंट बॉक्स में मैं पूरा डिटेल छुटी हुई बातों को लिखूंगा, उसको भी आप जरूर पढ़ेंगे। एक इलेक्ट्रोमेपैथ के लिए घोल बड़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए कि आप सेल का ट्रीटमेंट देते हैं, सेल के बाहर भीतर पूरा बॉडी एक घोल है और घोल के विषय में तो जानना जरूरी है, इसलिए इस पर आप जरूर गौर करेंगे। इसी तरह मेरे साथ बने रहिए, आगे हम फिर कुछ बातें नई बात लेकर आऊंगा।